जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सुबह सुबह के बुलेटिन में सबसे पहले आपको देश का कोरोना अपडेट दे दें। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,18,447 तक अब पहुंच चुकी है। इसमें 48,533 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 3,583 मरीजों की जान जा चुकी है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के रिकॉर्ड 6,088 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में संक्रमण ने एक बार फिर से उछाल मारा है। यहां पर 24 घंटे में 660 नए केसेस आए हैं सामने। 14 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। संक्रमण के मामले में 3 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु ताजा आंकड़ों पर उनकी नजर डालते हैं कि वहां किस तरह के हालात हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 44,582 मामले हैं। 24 घंटे में यहां पर भी 2,940 नए मामले दर्ज हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी से कि किस तरह के वहां हालात हैं। गुजरात में कुल 13,273 मामले हैं। यहां 24 घंटे के भीतर 363 नए मामले आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 14,753 पर पहुंच चुका है ये मामला और यहां पर 24 घंटे के भीतर 786 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। तो संक्रमण के मामले में मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली की हालत खराब है। शहर के हिसाब से अब हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में कुल 27,551 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटे में आए मरीजों की संख्या है 1,751। दिल्ली में भी 12,319 मामले हैं। 24 घंटे में यहां पर 660 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो कुल मामले हैं वहां पर 9,723 और यहां पर 24 घंटे के भीतर 274 नए मरीज सामने आए हैं। राहुल गांधी आज सुबह 9 बजे प्रवासी मजदूरों के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की बात कई बार उठा चुके हैं और आज मजदूरों के मन की बात को अपना मंच देने की तैयारी में है। परिवार यहाँ पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चल रहे हैं। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चल, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। चंद रोज पहले दिल्ली की सड़कों पर भटकते मजदूरों से मिलने राहुल गांधी सड़कों पर निकले थे। फुटपाथ किनारे बैठे इन मजदूरों से राहुल गांधी ने बातचीत की थी, उनके दुख दर्द सुने थे। घर वापसी के लिए 700 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकले इन मजदूरों और इनके जैसे दूसरे मजदूरों के हौसले की कुछ कहानियां राहुल गांधी आज पूरे देश से साझा करेंगे। राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। कुछ दिनों पहले मैं प्रवासी मजदूरों से मिला था जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हरियाणा से झांसी में अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुबह 9 बजे इनके हौसले और दृढ़ निश्चय की अविश्वसनीय कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मुश्किलों और इनकी घर वापसी की मुश्किलों को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार को सुझाव भी देते रहे हैं। सरकार की ओर से मजदूरों की मदद के लिए बस और ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन प्रवासी मजदूरों की तादाद के आगे फिलहाल सारे इंतजाम कम दिख रहे हैं। सड़कों पर मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें अब भी दिखाई दे रही हैं। परिवार यहाँ पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चल रहे हैं। एक साथ। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, हम लोगों को मत लौटाना। इसी बेबसी को राहुल अपनी आवाज देकर ऊपर तक सुनाना चाहते हैं। ये बात और है कि ऊपर वाले इसका क्या मतलब निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? राहुल इससे पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी के लोगों, पत्रकारों और जानी मानी हस्तियों से कोरोना संकट, लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर रायशुमारी कर चुके हैं। अब की बार वो कोरोना संकट का सबसे बड़ा शिकार बने प्रवासी मजदूरों से रूबरू होंगे। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
और ये खबर है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में कल सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक के घर पर हुई अलविदा की नमाज के बाद लोगों को खाने का सामान बांटने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस दौरान भीड़ को संभालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और सामान लेने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। लेकिन एसपी विधायक इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सुनिए जरा। मेरे यहाँ हर साल जुम्मतुल अलविदा पर होता चला आया है। मेरे वालिद के ज़माने से उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। लगभग कितने लोग यहाँ हैं? क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित हुए? अब ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला आया। ये जो होता चला आया उसी तरह से भीड़ इकट्ठी हो गई है। अब मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ और सोशल डिस्टेंस बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं सुबह सुबह और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप बिहार की एक बेटी के हौसलों की मुरीद हो गई हैं। 15 साल की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा में अपने गांव लेकर पहुंची थी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ज्योति का लोहा मान रहा है। डूबती उम्मीद और हर तरफ दिखते अंधेरे के माहौल में एक फैसला लेते वक्त 15 साल की ज्योति ने सोचा भी नहीं होगा कि यही फैसला उसे देश तो क्या दुनिया भर में शोहरत दिलाने वाला है। हुआ ठीक यही। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा में अपने घर लौटी ज्योति के फैसले को पूरे देश ने तो सराहा ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप को भी जब ज्योति की कहानी पता चली तो वो उसकी हिम्मत की दाद दिए बिना नहीं रह सकी। 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। ज्योति ने प्रेम और लगन के शानदार कारनामे से सभी भारतीय और संघ का ध्यान खींचा है। इवांका ट्रंप को ज्योति की कहानी तब पता चली जब शुक्रवार को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति से संपर्क किया और ये खबर मीडिया में आई। दरअसल गुरुग्राम से दरभंगा पहुंचने के बाद से ही देश भर में ज्योति की हिम्मत की चर्चा हो रही है। इन्हीं खबरों से साइकिलिंग फेडरेशन को ज्योति में भविष्य की बड़ी साइकिलिस्ट की झलक दिखने लगी। फेडरेशन उसे दिल्ली बुलाकर ट्रायल लेना चाहता है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओंकार सिंह के मुताबिक ज्योति में कुछ तो बात होगी। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाना मजाक नहीं है, उसमें निश्चित ही लगन और ताकत है। हम उसे परखना चाहते हैं। अगर वो ट्रायल पास करती है तो उसे नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। साइकिलिंग फेडरेशन ने इसके लिए ज्योति से फोन पर बात भी कर ली है और लॉकडाउन खत्म होते ही उसे दिल्ली बुलाने की तैयारी है। हमने ज्योति से बात की है और उसे बताया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे दिल्ली बुलाया जाएगा। उसके आने जाने और रहने का सारा खर्च फेडरेशन उठाएगी। वो किसी को साथ लाना चाहती है तो इसकी भी इजाजत होगी। हम उसे दिल्ली लाने के बारे में अपने बिहार यूनिट से बात कर रहे हैं। बातचीत हुआ है, बोला है बेटा कि तुमको हम दिल्ली लाएंगे और साइकिल रेस में लाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, अभी तो हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम खुद मर रहे हैं। तो बोला 1 महीना का टाइम दे रहा है, 1 महीना के बाद बेटा हम तुमको आएंगे लेने के लिए। आएंगे तो वहीं पे हम सब कुछ देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खाना खर्ची सब हमें देंगे, खाली तुम जीत जाओ। ज्योति की पूरी दास्तां अगर आपने अभी तक नहीं सुनी हो तो अब सुन लीजिए। गुरुग्राम में ज्योति के पिता ई रिक्शा चलाते थे। एक हादसे में उनका पैर जख्मी हो गया। लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने से गुजारा मुश्किल हो गया। घायल पिता घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेटी ने पिता को लेकर साइकिल से सफर का फैसला किया। 7 दिनों में करीब 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। रास्ते में ग्रामीणों और पुलिस वालों ने खाना पानी दिया। परेशानी तो सर होता था, लेकिन रात में कहीं कहीं रुक जाते थे। 1-2 ट्रक वाले भी हम लोग को हेल्प किया सर। कुछ दूरों तक कभी 1 घंटा आधे घंटा के लिए ले चल बैठा के ले जाते थे। वहाँ का प्रशासन हेल्प किया हम लोग को थोड़ा बहुत। करीब 1 हफ्ते पहले ज्योति और उसके पिता दरभंगा पहुंचे थे। यहाँ जिसने भी घर वापसी का ये बेजोड़ किस्सा सुना दंग रह गया। बात प्रशासन तक भी पहुंची, जिसके बाद नियमों के तहत ज्योति और उसके पिता को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद ज्योति को है इंतजार दिल्ली के टिकट का।
जिन रास्तों को उसने अपनी पुरानी साइकिल और हौसलों के दम पर नाप लिया था, वही रास्ते उसे फिर से बुला रहे हैं भविष्य के नए सफर का आगाज करने के लिए। दरभंगा से प्रहलाद के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी में बड़ा सहारा मिल रहा है। योगी सरकार ने मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए इंतजाम तो किए ही हैं, कई जगहों पर आपको बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के बाद कहा गया है कि बच्चे परेशान ना हो। इस बात के तो इंतजाम हैं ही, साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों के भी इंतजाम है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर में जाने कैसी कैसी दुश्वारियां झेल कर आई ये मासूम एक पल में सब कुछ भूल गई। खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट मिलते ही मानो इसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। चेहरे पर छाई बड़ी सी मुस्कान बता रही है कि पिछला सब कुछ भूलकर ये इसी पल के इत्मीनान में मगन है। अच्छा, किसने दिया खिलौना? उस अंकल ने। लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से देश भर में प्रवासी कामगारों के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कोई ट्रक से तो कोई रिक्शे ठेले से तो कोई पैदल ही अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ा। ऐसी ही मुश्किलें झेलकर ये परिवार भी साथ एमपी यूपी के बॉर्डर झांसी तक पहुंचा, लेकिन यहां जैसा बर्ताव हुआ उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यहाँ 2-3 दिन से इधर ही पड़े हैं, बॉर्डर से यहाँ आए हैं तो इधर डीएम साहब ने खिलौना दिया, अच्छा लग रहा है। वहाँ खिलौने से बच्चों के टाइम पास होते हैं, अच्छा लग रहा है। मास्क पहने हैं आप? हाँ। मास्क किसने दिया? ये साहब ने दिया है। झांसी में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से मजदूर आ रहे हैं। इन्हें यूपी में आगे या एमपी में अपने घरों तक पहुंचना है, लेकिन अब तक ये लोग जिस पुलिस से बचते हुए सफर कर रहे थे, झांसी में वही इनकी मददगार बन गई। यहाँ सिक्योरिटी के अलावा जैसे इसमें महिलाएं, बच्चे भी तमाम लोग आ रहे हैं, उसको साधन में भेजने के लिए कुछ समय लगता है, इतने में बच्चे रोते हैं, और तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हम खिलौने मिलौने का इंतज़ाम किया है। बिस्किट और खान पान भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उसके हेल्थ के दृष्टिगत रखते हुए मास्क का भी जितने हम बंटवारा कर पाए वो मास्क भी वितरण कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन के जरिए यहां तक पहुंचे लोगों को आगे के सफर पर बसों से पहुंचाया जाएगा। ये गांव वापस लौट चले हैं। नहीं मालूम कि गांव में सपने पूरे होंगे, शायद नहीं होंगे, पर वहां पे अपने तो होंगे जो इनकी मुश्किलों को थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ पे गाजियाबाद के राधा स्वामी आश्रम में तमाम बसों का बंदोबस्त किया गया है, जहाँ पे अलग अलग रूट के लोगों को, वर्कर्स को भेजा जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि घर लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके आगे सारे इंतजाम छोटे पड़ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन कैंपों और बसों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नाउम्मीद होना पड़ता है। गाजियाबाद से मौसमी सिंह, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लंबी मुसीबतों के बाद बस और ट्रेन का सहारा तो मिल गया है, लेकिन परेशानी का लंबा दौर उनके जहन पर अब भी सवार है। इसी के चलते जगह जगह मजदूरों में लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल आप देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किस तरीके से हंगामा हुआ वो देखिए, कानपुर की तस्वीरें देखिए, और साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं खंडवा की तस्वीरें भी। कहीं ट्रेन बहुत ज्यादा देर तक रुकने की वजह से खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया था, इसीलिए मजदूरों ने हंगामा किया, तो कहीं आपस में ही मजदूर उलझ पड़े। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हुए भीषण विमान हादसे में अब तक 56 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस हादसे में विमान में सवार 2 लोग हैरत अंगेज रूप से सही सलामत बचकर निकल आए। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान रिहायशी बस्ती पर जा गिरा था। यकीन करना मुश्किल है कि इस खौफनाक हादसे में कोई जिंदा भी बच सकता है,
आसमान से धरती पर गिरा प्लेन किसी बम की तरह फट गया। कराची की गलियों में फौलाद के विमान की चिंदियां बिखर गई। सीमेंट कंक्रीट के जिन मकानों पर यह विमान गिरा वो पल भर में खंडहर बन गए। ऐसे में इंसानी जिस्म सही सलामत रह जाए ये सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन इस नामुमकिन बात को भी कम से कम 2 लोगों ने मात दे दी। कराची के अस्पताल में भर्ती ये दोनों शख्स वही किस्मत वाले हैं जो मौत के मुंह से सही सलामत निकल आए। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब जफर मसूद प्लेन के मलबे में घायल हालत में फंसे थे और आसपास के लोगों ने बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। वीडियो में प्लेन का एक टुकड़ा पीछे ही पड़ा दिख रहा है। आसपास आग लगी है और चारों तरफ धुआं उठ रहा है। जफर की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें सही मौके पर मदद मिल गई और वो अस्पताल पहुंचे। जफर मसूद बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं। मसूद क्रैश होने वाले विमान में ही सवार थे। फ्लाइट PK 8303 की सीट नंबर 1C पर थे मसूद। हादसे में मसूद को कई जगह फ्रैक्चर हुआ, लेकिन मसूद की हालत खतरे से बाहर है। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. हादसे में सही सलामत बचे दूसरे शख्स का नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर के मुताबिक प्लेन लैंडिंग से पहले बुरी तरह हिलने लगा था, तभी जोर का धमाका हुआ और वो बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मोहम्मद जुबैर को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जुबैर को हल्की चोटें आई हैं और बर्न इंजरी भी है। डॉक्टरों के मुताबिक जुबैर खतरे से बाहर है, लेकिन ऐसी किस्मत वाले ज्यादा लोग नहीं रहे। विमान में कुल 98 लोग सवार थे और अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान एयरलाइंस के मुताबिक प्लेन की फिटनेस पर कोई सवाल नहीं है। सो इसका सर एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव हो रही है और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीचे गिरते वक्त विमान का निचला हिस्सा जमीन से पहले टकराया। ऐसे में जिंदा बचने की गुंजाइश सिर्फ उन्हीं की है जो आगे की सीटों पर होंगे, और वो भी तब जब ऊपर वाला मेहरबान हो। दिल्ली से पौलमी साहा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विपक्षी दलों से बात की और मोदी सरकार पर करारे निशाने साधे। कोरोना के संकट काल में विपक्ष को एकजुट करके सरकार के विरुद्ध यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हल्ला बोला है। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी दलों की बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इनमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, स्टालिन और संजय राउत जैसे नेता अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गैर बीजेपी राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा रहे, मगर हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि उन्हें इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। किसी मीटिंग की ना आम आदमी पार्टी को सूचना है और ना ही हम लोग ऐसे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर करारे वार किए। कोरोना को 21 दिन में खत्म करने का पीएम का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सरकार के पास कोरोना संकट से बाहर निकलने की कोई नीति नहीं थी। लगातार लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ, नतीजे खराब ही निकले। कोरोना टेस्ट और पीपीई किट के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लॉकडाउन के नाम पर क्रूर मजाक हुआ। सारी शक्तियां पीएमओ के पास हैं। वो कर्मचारी और कंपनियों के हितों की सुरक्षा करें। जीडीपी की ग्रोथ न सिर्फ ये कि जीरो होने वाली है, बल्कि निगेटिव में जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।